हाँ। और ठहरो सही यार। ओके जी, आज हमारा एक नया एरिया है। एम आई ऑडिबल? जी। हमारा एक नया एरिया जिसमें हम स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स की बात करके चलनी है। देयर आर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स जो कि हमारे साथ हैं। दे आर द कॉजी कॉन्ट्रैक्ट, द कॉन्टिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड द प्लेज। तो बेसिकली तौर के ऊपर किस जमाने में ये तीन चैप्टर हुआ करते थे और अब उसने इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करके एक ही चैप्टर के फॉर्म में मूव कर दिया है। और इन तीनों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। हम भी इसको वन बाय वन करके बेटा लेके चलेंगे। थोड़ा सा लंबा चैप्टर है। लेट्स स्टार्ट विद दिस। कितने लोग आ चुके हैं मैं जरा देख लूं। सो वी हैव अवर मैक्सिमम स्ट्रेंथ। ओके, ठीक है जी। कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बेटा क्या होता है? हमने जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने वहां पर ये बात सीखी थी कि कॉन्ट्रैक्ट की एक किस्म की टाइप ऐसी भी है जिसके अंदर, एक मिनट, हमारे हमने जिस वक्त मल्टीपल टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स पढ़ी थी तो हमने वहां पर एक कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप को पढ़ा था और हमने कहा था कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पर किसी किस्म की कोई ऑफर नहीं होती, कोई एक्सेप्टेंस नहीं होती, लेकिन टू क्रिएट द इक्विटी एंड टू क्रिएट द जस्टिस या सिचुएशन के मुताबिक ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। और इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को हम क्या कहते हैं? एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाए, दो पार्टियों के मबैन कोई एग्रीमेंट ना हो, हम उसे कहते हैं कि ये कॉजी कॉन्ट्रैक्ट है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट? ये एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कानून इंपोज कर देगा, हालांकि पार्टीज के माबैन कोई एग्रीमेंट नहीं था, लेकिन कानून इसको जस्टिस और इक्विटी को प्रिवेल करने के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा। किसी किस्म का दोनों पार्टीज के माबैन कोई फॉर्मल मुआयदा नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद कानून कहता है कि कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ना हमने कोई ऑफर दी थी, ना कोई एक्सेप्टेंस दी थी, लेकिन कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस हैं जहां पर ऑटोमेटिकली तौर के ऊपर ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। हमें किसी की हाँ या किसी की ना करने की जरूरत नहीं है। इनमें से काफी एरियाज आप मुख्तलिफ जगहों के ऊपर पढ़ चुके हुए हैं। जिस तरह हमारे पास अब जो अगली डिस्कशन है वो है कि टाइप्स ऑफ कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है। तो इसकी पहली टाइप है सप्लाई ऑफ नेसेसरीज। तो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज आप पढ़ के आए हुए थे, जहां पर आपने देखा था कि अगर एक माइनर को उसकी नेसेसरीज के लिए मेजर जो शख्स है जो उसकी कफालत कर रहा है अगर अखराजात करेगा, ऐसे ही आपने पढ़ा था कि अगर एक शख्स जो कि, किसी ने रेज हैंड किया था, ऐसे ही हमने पढ़ा था कि अगर एक मेजर शख्स जो है वो माइनर को सब नेसेसरीज देगा, या एक शख्स जो कि हमने कहा था कि वो इनकॉम्पिटेंट है, कि उसकी मेंटल कैपेसिटी ठीक नहीं है और वो दिमागी तवाजुन सही दुरुस्त नहीं रख के सकता, अगर वो शख्स जो है उसकी कोई नेसेसरीज की हद तक कोई सपोर्ट करके चलेगा, तो कल उसके पास राइट है कि वो उसकी प्रॉपर्टी में से अपना किया हुआ पैसा रिकवर कर सकता है। ये बात हम लोगों ने कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने माइनर के लिए भी और कैपेसिटी टू द पार्टी के अंदर हमने अनसाउंड माइंडेड शख्स के लिए बात पढ़ी थी। और हमने ये भी बात पढ़ी थी कि जो पैसों की वापसी का तकाजा है वो सिर्फ नेसेसरीज की हद तक होगा, यानी कि लग्जरीज जो हैं वो वापस नहीं ली जा सकेंगी। और हमने ये भी बात पढ़ी थी कि आपका ये राइट उस शख्स पे नहीं है बल्कि उसकी प्रॉपर्टी पर है। उस शख्स से आप पैसे नहीं मांगेंगे, बल्कि अगर उस शख्स की कोई प्रॉपर्टी या उसकी जायदाद या मलकियत या उसका माल असबाब है, उस माल असबाब में से वो आपको आपका ये पैसा अदा कर सकता है। और अगर वो शख्स जाती तौर के ऊपर पैसा नहीं रखता तो उसको आप डिफॉल्टर नहीं करवाएंगे, बल्कि अगर उस शख्स के पास पैसा है, प्रॉपर्टी है, फिर तो उसे रीइंबर्स करवा लेंगे, बट नॉट अदरवाइज। ये सारी बातें वैसी ही, एग्जाम्पल वैसी ही आपकी यहां पर जाके रिपीट हो जाती है। हाँ जी। दूसरी एग्जाम्पल हमारे पास आती है जो नई बात है, पेमेंट बाय द इंटरेस्टेड पर्सन। बेटा इंटरेस्टेड पर्सन वो शख्स होता है कि उसके ऊपर उस रकम को अदा करने का बोझ तो नहीं है, लेकिन वो किसी ना किसी तरीके से
उस एसेट के साथ या उस मुआहिदे के साथ अटैच है। अगर इस तरह का शख्स जो है वो कोई पेमेंट कर दे तो कल वो उस पेमेंट को रिकवर करने का हक जो है वो रखता है। तो कानून कहता है कि ही हैज द राइट टू रिकवर दैट। अच्छा जनाब, सो मैं इसकी एग्जांपल यूं देके चलूंगा, ये इंटरेस्टेड पर्सन की, जिससे आपको ये सारा केस वजह हो जाएगा कि अगर एक शख्स, एक घर है, और वो जो हमारे पास घर है, वो जो घर था, उस घर को मैंने, उस घर का अंदर मैं रिहायशी था किराएदार के तौर पे। क्या था? मैं उसका, उस घर का किराएदार था। उस घर का जो मालिक मकान था, उस शख्स ने गवर्नमेंट का जो कोई टैक्स था वो पे नहीं किया, और वो टैक्स जो था वो प्रॉपर्टी टैक्स था, और उस घर वाले बंदे ने, उस माल के मकान ने वो प्रॉपर्टी टैक्स पे करना था, लेकिन उसने वो प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया। जब उसने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया तो अब इस टैक्स की पेमेंट के ना होने से सरकार के नुमाइंदे घर पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम ये घर सील कर देंगे। उन्होंने कहा कि हम इस घर को सील कर देंगे। मैं ये बात कर रहा था कि जो प्रॉपर्टी टैक्स था, वो प्रॉपर्टी टैक्स आपने, उस शख्स ने पे नहीं किया, माल के मकान ने, और प्रॉपर्टी टैक्स ना पे करने के ऊपर सरकार मेरे घर पहुंच गई जहां पर मैं किराएदार था, और उन्होंने कहा कि हम घर जो है उसको हम खाली कर देंगे, और खाली करने के बाद हम इस, हेलो जो साहब, सो अगेन सॉरी, उस शख्स ने प्रॉपर्टी टैक्स पे नहीं किया, और उस प्रॉपर्टी टैक्स पे ना करने की वजह से वो जो हमारे पास गवर्नमेंट के लोग आए, उन्होंने हमारा घर सील कर दिया। अब मैं किराएदार हूं। अब इस किराएदार के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रॉपर्टी टैक्स मेरी कतल लायबिलिटी नहीं है, लायबिलिटी तो माल के मकान की है। लेकिन अगर माल के मकान ये पैसे नहीं देता तो मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं उस घर के अंदर रहता हूं, मुझे कहीं और जाना पड़ेगा, तो मैं क्या बन गया? इंटरेस्टेड पार्टी। अब कानून ये कहता है कि मुझे माल के मकान से पूछने की जरूरत नहीं, मैं ये पैसे गवर्नमेंट को अदा कर दूं, और सब्सिक्वेंटली अपने इस प्रॉपर्टी टैक्स के जो पैसे अदा किए हैं अपने किराए में से एडजस्ट कर लूं। तो जनाब कहता है कि इंटरेस्टेड पर्सन अगर कोई पेमेंट करेगा तो क्या ख्याल रख के चलना है?
अगर कोई इंटरेस्टेड शख्स पेमेंट करके चलेगा तो ख्याल रखना है कि पहली बात, द पेमेंट मेड शुड बी बोनाफाइड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ वंस इंटरेस्ट। बोनाफाइड पेमेंट होनी चाहिए। पेमेंट क्या होनी चाहिए? इट शुड बी द बोनाफाइड पेमेंट। मतलब अल्लाह के वास्ते ना किसी को दे रहे हो, बल्कि हम इसलिए पेमेंट कर रहे हैं, हमारी पेमेंट करने का पर्पज ये है कि उस शख्स ने, जिस शख्स ने ये पैसे मांगे, वाकयातन वो शख्स जो है वो ये पैसे उसके हक बनता था, और उसको हमारे उस माल के मकान के पॉइंट से कोई केस नहीं था, कोई डिस्प्यूटेड पेमेंट नहीं थी, बल्कि ये पैसे वाकयातन उस माल के मकान पर लाजम थे कि वो उसको पे करके चले। पेमेंट वॉलंटरली नहीं होनी चाहिए। कोई बंदा बाहर आके कहे कि अल्लाह के वास्ते एक घर का मालिक जो है वो मुझे कुछ अदा कर दे, और मैं कहूँ जी कि मैं माल के मकान के बिहाफ पर सदका खैरात कर दूं। और यार उसे कहो कि एक फाइल घर भूल आया, जाके ले आए। मैं यही तो बता रहा हूं उसको। सो व्हाट आई एम बीइंग सेइंग इज कि हमारे पास जो पेमेंट है वो पेमेंट वॉलंटरली पेमेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी पेमेंट नहीं होनी चाहिए कि वो शख्स कहे कि जनाब मैंने तो आपके नाम पे सदका खैरात कर दिया। ओ भाई, सदका खैरात कल आपको वापस नहीं मिलेगा। सदका खैरात लाजम पेमेंट नहीं थी। और तीसरी बात ये भी जरूरी है दैट द पेमेंट मस्ट बी सच दैट द अदर पार्टी इज बाउंड बाय लॉ टू पे। उस शख्स की वो लाइबिलिटी होती है। ये तीनों बातों को समझने के लिए मैंने जो आपको माल के मकान और किराएदार की एग्जांपल बताई है वो बेहतरीन एग्जांपल है। बाबर होल्ड करता है सिंध में कुछ जगह जो कि उसने लीज पे ली हुई है आजम से। रेवेन्यू आजम ने, गवर्नमेंट ने कुछ एरिया देने थे। गवर्नमेंट ने एडवर्टाइज किया कि इस जगह को कुर्की करके सेल कर दिया जाए, क्योंकि हमें वो एरियर्स नहीं मिले। अब यहां पर कहता क्या करना है, कहता अगर बाबर यहां पर वो एरियर जो है वो गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसको पे कर देता है, तो वो अपनी कल की लीज की पेमेंटों में से इसे एडजस्ट कर सकता है। ऐसे ही आजम की बात कर रहा है। आजम pays arrear of rent of बाबर voluntarily to avoid dispute between बाबर and his landlord। अब देखें क्या हुआ कि इस एग्जाम्पल में कहता है कि कुछ रेंट की पेमेंट थी जो कि एक शख्स ने किसी माल के मकान को करनी थी, और मैं तीसरा इंसान हूं, और मैं तीसरा इंसान होकर ये कहता हूं कि मैं एक मुसलमान हूं, ये आपस में दोनों लैंडलॉर्ड और किराएदार लड़ पड़ेंगे, चल यार मैं इसकी पेमेंट कर देता हूं और मैं इससे इस सेक्शन के तहत वापस ले लूंगा। नहीं जनाब, इस सेक्शन के तहत आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। आप इंटरेस्टेड पार्टी नहीं है, आप ये काम वॉलंटरली कर रहे हैं। तो वॉलंटरली पेमेंट ने तो रिवर्स नहीं होके आना। वॉलंटरली पेमेंट ने तो रिवर्स होके नहीं आना। वॉलंटरली पेमेंट जो है वो उसी वक्त आप करेंगे, जो भी पेमेंट वॉलंटरली करेंगे उसका कल आपको खुमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो इस इंटरेस्टेड पर्सन की पेमेंट में वापस नहीं आ सकती। बिलाल ने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया और उसको अनम के वेयर हाउस में स्टोर कर दिया, और उस पर ड्यूटी नहीं थी। कस्टम वालों ने छापा मारा। उन्होंने कहा हमने गोदाम तुम्हारा सील कर देना है। अब मैंने अपना गोदाम सील करवाने के लिए कस्टम ड्यूटी पे कर दी दूसरे की गुड्स की। तो यहां पर मैं इंटरेस्टेड पार्टी था। क्योंकि मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड पार्टी था, तो अब मैं ये पैसे बिलाल से रिकवर करने का राइट लेता हूं। तो क्या सीखा? अ पर्सन मस्ट बी इंटरेस्टेड पार्टी, और जो दूसरे शख्स की पेमेंट है वो लीगल और गवर्नमेंट लेवल की पेमेंट होनी चाहिए। यानी कि बिल्कुल वो पेमेंट करना मस्ट है, नहीं तो आप कि उस इंटरेस्टेड पर्सन के राइट्स पे के प्रॉब्लम आनी है। वो नॉर्मली तौर के ऊपर जो इस तरह की पेमेंट्स होती हैं बेटा, इस तरह की पेमेंट्स जो है वो नॉर्मल तौर पे गवर्नमेंट की या अथॉरिटीज की या अदारों की पेमेंट्स ही होती हैं। तो आपकी अगर कोई इस तरह की पेमेंट है जो कि आप समझते हैं कि वो पेमेंट ना की गई तो उस इंटरेस्टेड पर्सन को तकलीफ हो सकती है, उसके लिए मसला मसाइल हो सकते हैं, तो बेटा अब हमें पूछने की जरूरत नहीं, ये पेमेंट कर दें और आप उस शख्स की पेमेंट में से रिकवर कर लें। ऐसे ही नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स या गुड्स, व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन या डिलीवर हिम समथिंग जो कि उसने उसको मुफ्तन नहीं दिया था, तो फिर सब्सिक्वेंटली दूसरे शख्स को उसे कंपनसेट करना मस्ट है। इस बात को भी अगर देखा जाए तो अगर मैंने आपके लिए कोई लॉफुल एक्ट किया और मैंने आपके लिए वो लॉफुल एक्ट जो था वो मुफ्त नहीं किया, ग्रेचुअसली नहीं किया, तो मैं सब्सिक्वेंटली आपसे उसके पैसे रिकवर करने का हक रखता हूं। अवैस एक ट्रेड्समैन था और वो गलती से अपना कुछ सामान आफाक के घर छोड़ आया। अब आफाक को चाहिए था कि वो सामान जो है वो उसको वापस करता। आफाक ने क्या किया, वो सामान खा पी गया। अब अगर आफाक ये सामान खा पी गया तो फिर अवैस को, आफाक को ये पैसे वापस अदा करने पड़ेंगे या वो सामान देना पड़ेगा। ऐसे ही आजम ने बाबर की, अच्छा इसी की एक और एग्जांपल है कि एक जगह पर एक प्रॉपर्टी पर आग लगी हुई थी। अब जब वो आग लगी हुई थी तो उसने उसके साथ मदद की और उसको आग के जलने के लिए उसने पानी की बाल्टियां फेंकी
और उसने बाद में कहा मेरे लिए आप पैसे, कहते नहीं, यहाँ पर जो वो ये काम कर रहा है ना, देखें जो यहाँ पर वो काम कर रहा है, ये हम किसी की मदद करते हैं आग लगी हुई बचाने के लिए, तो ये मुआवजे के लिए तो नहीं करते, ये तो एक्ट जो है ये अपनी हैयत से बता रहा है कि ये ग्रेचुअस एक्ट है। हम ग्रेचुअस एक्ट के किसी के लिए मुफ्त किए हुए काम के, किसी की भलाई के लिए किए हुए काम के पैसे वापस नहीं। मिसाल के तौर मैं एग्जांपल देता हूं और बात को समझ जाएंगे आप। मैं कॉलेज में एंटर होता हूं और मेरे हाथ में 2 बैग पकड़े हुए हैं और एक बच्चा आके कहता है कि सर लाए मुझे एक बैग पकड़ा दें, तो ये एक्ट अपनी हैयत से बता रहा है कि ये एक्ट मुफ्त किया जा रहा है, ग्रेचुअसली किया जा रहा है, उस्ताद के एहतराम में किया जा रहा है। और अब अगर मैं ये समझूं कि मैं जाता हूं अपने क्या कहते हैं रेलवे स्टेशन पर, और वहां पर एक कुली आके कहता है कि लाइन सर अपना सामान पकड़ा दें, और तो मैं कहूं कि ये मुझसे पैसे क्यों मांग रहा है, मुझसे तो कभी किसी ने कॉलेज में पैसे नहीं मांगे मेरा कोई बैग हेल्प करने के लिए, तुमने मेरा सामान रखा है ट्रेन में, तुम मुझसे पैसे क्यों मांग रहे हो। तो भाईजान वो जो कुली है उसका किया हुआ काम ग्रेचुअस एक्ट नहीं है। हाँ, कॉलेज में अगर किसी ने मुझे पानी का गिलास पिला दिया है, कॉलेज में अगर किसी ने मेरे साथ मेरा एक बैग मेरे साथ शेयर कर लिया है, तो बेटा वो ग्रेचुअस एक्ट है। ग्रेचुअस एक्ट के पैसे नहीं मांगे जा सकते, लेकिन नॉन ग्रेचुअस एक्ट के पैसे मांगे जाएंगे। और आपको इस बात का पता है कि इस तरह के केसेस में हम क्या कहते हैं, इंप्लाइड हमारी एक्सेप्टेंस जो है वो एग्जिस्ट कर रही होती है, बाय एटीट्यूड नजर आ रहा होता है कि ये ग्रेचुअस एक्ट नहीं है। चौथी इसकी एग्जांपल फाइंडर ऑफ गुड्स की है। अगर किसी शख्स को किसी का गुमा हुआ सामान मिल जाए, तो उसको उस सामान की ऐसे ही हिफाजत करनी है जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के अंदर कोई बेली करता है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट क्या होता है और बेली क्या होता है, ये हमारा अगला आर्टिकल है, वहां पे पढ़ेंगे भी। यहां पर आप ये समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में बेली कैसी हिफाजत करता है। इसकी एग्जांपल यूं देता हूं कि आप अगर अपने कपड़े इस्त्री करने के लिए किसी को दें, या अपने आप अनस्टिच किया हुआ सूट किसी को स्टिच करने के लिए दें, तो उस सूट को स्टिच करने के लिए जो दर्जी है वो बेली की हालत में है, वो जो दर्जी है वो बेली की हालत में है, वो बेली है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। अब वो दर्जी उस सूट को जब तक वो सी के वापस नहीं करता उसकी हिफाजत करेगा। अगर सूट गुम गया तो आप उसकी गिची में रोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं आप उसको। ये होता है बेली। मैं यहां पर आपकी सिर्फ अपनी बात को समझने के लिए, ताकि आपको, जब तक मैं बेलमेंट नहीं पढ़ा देता, तो बेली आप समझ लें कि जिस तरह दर्जी उन कपड़ों की हिफाजत करता है, अगर किसी को मेरी गुमी हुई चीज मिल जाए तो कानून कहता है कि उसकी ऐसे ही हिफाजत करनी है जैसे कि बेली उन चीजों की हिफाजत करता है। और फिर कहता है उनको अपनी बोझी में नहीं डाल लेना, बल्कि उनका मालिक ढूंढने के लिए तमाम रीजनेबल स्टेप्स भी लेने हैं। उसका मालिक ढूंढने के लिए तमाम रीजनेबल स्टेप्स भी ढूंढने हैं, ताकि कि आप उसके मालिक तक पहुंच जाएं। और आप अगर इस अमल में कुछ अखराजात करते हैं, उसके मालिक को ढूंढने के लिए कुछ खर्चा करते हैं, तो वो खर्चा आप कल उस बंदे को उसका सामान देने से पहले रिकवर करने का हक भी रखते हैं। यानी कि फाइंडर ऑफ गुड एक उन चीजों की हिफाजत करेगा, फिर उसको मालकों को ढूंढने के लिए पूरी कोशिश करेगा, जो कि एक आम इंसान को करनी चाहिए। और इस कोशिश में अगर उसका कोई खर्चा भी होता है तो वो खर्चा भी रिकवर करने का हक रखता है। कहता है याद रखिएगा, अगर आपने इतना अखराजात कर दिया और इतना खर्चा कर दिया कि वो उस चीज की मालियत का 2/3 से ज्यादा बढ़ गया, 2/3 तक पहुंच गया, तो फिर रुक जाए। अब इसके बाद फर्दर खर्चा ना करें। अब 2/3 खर्चा कर लिया, चीज का सामान सारा तो नहीं इस्तेमाल कर लेना ना, अब ठहर जाएं और ये मामला अल्लाह पे छोड़ दें। जब कभी वो मालिक मिलेगा तो उसको उसकी चीज दे दीजिएगा और उससे 2/3 जो रकम है वो ले लीजिएगा। जनाबे वाला हारून अजीम साहब का कोई मसला पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर जैसे आपने दर्जी की एग्जांपल दी है कि जब तक सूट वो नहीं सीता तब तक उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे कपड़े। तो सर अगर फॉर एग्जांपल वो मुझे फोन करके कहता है कि मैंने कपड़े इसलिए कर दिए तो आके ले जाएं, और मेरे आने तक वो कपड़े गुम जाते हैं, वो कहता है जी मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, नहीं तो जनाब, इस सिचुएशन के अंदर उसी की जिम्मेदारी है। जब तक वो चीज की डिलीवरी आपको देगा उसी की जिम्मेदारी है। ठीक है, ओके सर। अब जनाब कानून यहां पे बड़ा क्लियर है। कानून कहता है कि फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारियां क्या हुई। फाइंडर ऑफ गुड्स की जिम्मेदारी हुई कि वो उस चीज को जो उसको किसी की गुमी हुई मिले उसको हिफाजत से रखे, उसके ट्रू ओनर को ढूंढे, और अगर कोई अखराजात करता है तो वो अखराजात रिकवर करने का हक रखता है। लेकिन अगर ट्रू ओनर को ढूंढते हुए 2/3 वैल्यू के बराबर उस पर अखराजात कर लेता है तो अब ढूंढना बंद कर दे, अल्लाह पे छोड़ दे। जब कभी भी वो शख्स आएगा उसको उसकी चीज दे देगा और उससे अपने पैसे रिकवर कर लेगा।
या उस चीज को बेच दे और बेच के अपने 2/3 अपनी अमाउंट रिकवर कर ले और बाकी पैसे जो हैं वो अपने पास महफूज रखे और जब उसका असल मालिक आएगा एक अच्छे मुसलमान की तरह उसको वो पैसे वापस कर दे। पांचवा पॉइंट है कि अगर किसी के पास कोई चीज बाय मिस्टेक या अंडर कॉशन पहुंच जाए तो बेटा वो चीज आपने उसको वापस रिटर्न कर देनी है और उसको वापस देनी है। हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि इफ एनी मनी और इफ एनीथिंग हैज बीन डिलीवर्ड बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन इट मस्ट बी रिटर्न और इट मस्ट बी रिपेड बैक। वही हमारी एग्जांपल्स दोबारा हैं। तो ये पांचवी जगह के ऊपर तो पांच हमारे पास जगह आ गई जहां पर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। एक, सप्लाई ऑफ गुड्स और नेसेसरीज में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन में कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। नॉन ग्रेचुअस एक्ट्स की पेमेंट के लिए कॉजी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। फाइंडर ऑफ गुड में क्रिएट हुआ और आखिरी पेमेंट बाय मिस्टेक और अंडर कॉशन में क्रिएट हुआ। तो बेटा ये पांच वो जगह हैं जहां पर कानून कहता है कि ऑटोमेटिकली कॉजी कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है। सो वी गेट अवर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट बीइंग क्रिएटेड ऑटोमेटिकली। मेरा मोबाइल बंद है, मुझे टाइम बता तरीका कि क्या टाइम हो गया, कितना टाइम रहता है जनाब। क्वांटम मैरियट, लफ्ज क्वांटम मैरियट आप पढ़ के आए हैं पीछे, जिसका मतलब था एज मच एज इट इज अर्न्ड। मैंने आपको बताया था कि अगर एक शख्स आपके लिए पूरी कंसिडरेशन नहीं करता बल्कि वो कुछ काम करता है, 3 कमरों का कॉन्ट्रैक्ट दिया था और उसने उसमें से 2 कमरे बना दिए, तो भाई 2 कमरों के पैसे तो उसको दे दो ना। तो एज मच एज इट इज मैरिटेड, क्वांटम मैरियट एक हमारे पास रेमेडी थी जो हमने पढ़ी थी जिस वक्त हमने कहा था कि इक्विटेबल रेमेडीज कौन कौन सी होती हैं। तो जनाब क्वांटम मैरिट कहता है कि अगर एक मुआहदा डिविजिबल हो सकता है, उसकी तकसीम की जा सकती है और वहां पर एक शख्स अगर उस तकसीम के मुताबिक आपको कुछ काम कर देता है तो जितना उसने काम किया हुआ है, जितना उसने अर्न कर लिया है, जितना वो डिजर्व करता है उसको उतने पैसे दे दें, लेकिन शर्त यह है इट मस्ट बी डिविजिबल। मैंने कहा 3 कमरे बनाने हैं तो 3 कमरे बनाने वाला काम डिविजिबल है। 2 कमरों ने अगर उसने 2 कमरों का काम कर लिया है तो फिर तीसरे कमरे की उसको पेमेंट कर देते हैं, 2 कमरों की पेमेंट कर देते हैं, तीसरे की रोक लेते हैं। लेकिन अगर काम डिविजिबल नहीं है, एग्जांपल देता हूं, आप एक हजाम के पास कटिंग के लिए जाते हैं, वो आपके बालों की कटिंग की आपके साथ डिस्कशन करता है और वो आपके आधे बाल काट के कहता है कि जी मुझे आपने 300 रुपया देना था, 150 रुपया तो करो, चले चलो बाकी कार आप बाकी आधा सर घर जाके मंडवा लेना किससे। तो क्या ये काम डिविजिबल है? हम उसको 1 रुपया नहीं देंगे। तो भाईजान अगर कोई काम डिविजिबल होगा, तकसीम हो सकता होगा, तो फिर जितना उसने काम किया उसके पैसे दे देंगे। लेकिन अगर ये काम डिविजिबल नहीं है तो फिर क्वांटम मैरियट के मुताबिक उसका हक नहीं बनता, फिर हम उसको उसका अवार्ड नहीं दे सकते। क्वांटम मैरियट कहां कहां पर, किन किन जगहों पर क्वांटम मैरियट के लिए अप्लाई किया जा सकता है, किन किन जगहों पर हम क्वांटम मैरियट की बात कर सकते हैं कि हमें एज मच एज इट इज मेरिटेड के मुताबिक रेम्यूनरेशन या पैसा दे दिया जाए। पहला एग्जांपल है वाइड एग्रीमेंट, या जहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाए। अगर कहता है एक एग्रीमेंट वाइड हो या सब्सिक्वेंटली वाइड हो जाए तो वो शख्स जिसने उस मुआहदे के तहत कोई एडवांटेज या कोई पैसा ले लिया हुआ है तो अब उसे क्या करना चाहिए। अब कहता है जनाब he has received advantage under the agreement या contract is bound to restore it or to make compensation। तो उसने कहा अगर आपके पास कोई चीज चली गई है और बाद में आपने उस मायदे को कैंसिल कर दिया है, या तो मुझे वो चीज वापस कर दें या फिर जितनी चीज आपने मुझसे ले ली है और इस्तेमाल कर ली है मुझे उसकी कीमत अता कर दें, क्योंकि हम अब आगे मुआहदे को तो लेके जा नहीं सकते। मैंने आपके साथ एक काम करना था लेकिन मुआहदा अब कैंसिल हो गया, मुआहदा वाइड हो गया। मिसाल के तौर पे आपसे 3 दिनों के फंक्शन का, शादी का अरेंज करने की बात की थी, 3 दिनों का 3 लाख तय हुआ था। पहले दिन का फंक्शन हुआ और उसके बाद गवर्नमेंट ने बंद करवा दिया काम कि अब आप नहीं फंक्शन कर सकते अपने होटल्स के अंदर। तो भाई मेरा कसूर थोड़ी है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो गया, तो जो मैंने आपको 1 दिन की सर्विस दी है मुझे उसके पैसे दे दें। तो यहां पर आप क्वांटम मैरियट अप्लाई कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स की एक लंबी लिस्ट है। अकरम ने बाबर को 1000 रुपया दिया और उसे कहा कि तुम सना से मैरी करो, सना मर गई। अब चूंकि सना मर गई तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अब ये 1000 रुपया जो है ये वापस करना पड़ेगा। मैंने आपको 250 केजी देना था लेकिन 250 केजी नहीं दे सका, मैंने 130 केजी दिया और आपने एक्सेप्ट कर लिया है, तो फिर मुझे 130 केजी के पैसे जो है वो आप अदा करें। ऐसे ही एक सिंगर था, उसने 10 दिन काम आपके पास गाना गाना था, वो 5 दिन उसने गाना गाया और फिर उसके बाद 2 दिन ऑफ हो गई, तो जो उसने 5 दिन गाना गाया उसके उसको पैसे दे दें। तो ये सब एग्जाम्पल्स हम कहीं ना कहीं पढ़ चुके हुए हैं। ऐसी जनाब जो अभी पीछे पढ़ के आए हैं,
द बेनिफिट अंडर नॉन ग्रेचुअस एक्ट, अगर कोई शख्स किसी के लिए कोई काम करता है और वो नॉन ग्रेचुअस एक्ट हो तो वो उसने जितना काम किया होगा उतना पैसा रिसीव करने का हक रखता है। ये बिल्कुल पिछला वाला सेम पॉइंट रिपीट हो गया, बल्कि वो दोनों एग्जाम्पलें भी सेम रिपीट हो गई। ऐसे ही एक्ट प्रिवेंटिंग द कंप्लीशन ऑफ परफॉर्मेंस, अगर एक पार्टी जिसको के काम अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट का करना था वो इसलिए कंप्लीट नहीं कर सकी कि दूसरी पार्टी ने उसे कंप्लीट करने नहीं दिया या किसी ऐसी वजह से उसे कंप्लीट नहीं कर सका जिसमें उसका कसूर नहीं है, तो फिर जितना वो एग्रीड पार्टी जितना उसने काम किया उसको उतने पैसे मिलने चाहिए। हामिद ने किसी किताब के लिए, ये भी पहले एग्जांपल आई हुई है, उसने मैगजीन के लिए कोई स्टोरी लिखनी थी लेकिन बाद में मैगजीन बंद हो गया, तो जितनी उसने किस्तें लिखी हुई हैं उसको उतने पैसे मिलना उसका हक है। ऐसे ही जनाब कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी डिविजिबल, याद रखिएगा हम उसी कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट पैसे मांग सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल है, जो कॉन्ट्रैक्ट डिविजिबल नहीं उसके अगेंस्ट पैसे नहीं मांगे जा सकते। मैंने आपको एग्जांपल दी है जाम की, वहां पर आप उस काम को नहीं ले सकते, पैसे नहीं मांग सकते। इनडिविजिबल कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कंप्लीटली बट बैडली, अगर कोई शख्स एक ऐसा काम करे जो कि उसे काम करना था लेकिन वो बहुत ही बुरे तरीके से काम करे, तो फिर हमें क्या करना है। कहता है जी हम इस बात को समझने के लिए एग्जांपल समझते हैं। मैंने आपसे मुआहदा किया कि आप 2 लाख रुपए में मेरा ये काम करके चलेंगे, आपने नहायत ही वाहियात तरीके से काम किया और आपके काम की तस्हीह के लिए मुझे 30,000 रुपए का एडिशनल खर्चा करके बंदा बुलाना पड़ा जिसने आपका डिफेक्ट रिमूव किया, तो मुझे अब कितने पैसे देने चाहिए। अब मैं 2 लाख नहीं दूंगा बल्कि 2 लाख में से 30,000 मनफी करके 1,70,000 रुपए की पेमेंट दे दूंगा। तो इंडिविजुअल एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि आपने बैडली तौर पे किया हुआ हो तो उसमें हम ये वाला पैसा एडजस्ट करने का हक रखते हैं और बाकी पैसे हमें उस शख्स के अदा कर देने चाहिए। एक्सप्रेस या इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू रेंडर सर्विसेज बट नो रेम्यूनरेशन इज प्री सेटल्ड, हमने आपस में मुआहदा जरूर किया हुआ है लेकिन हमने आपस में अपनी सर्विसेज जो है उसका पैसा डिसाइड नहीं किया, तो कहता फिर आपको क्या करना है, रीजनेबल रेम्यूनरेशन। जिस तरह वो जो हमारे पास कुली आया था जिसने मेरा सामान उठाया था, वो कुली सामान उठा के अगर आपका सामान अंदर लेके जाता है और आपसे उसने पहले एक मुआहदे की अपनी उजरत का तयन नहीं किया, तो बेटा आपने उसको फिर शेखों की तरह 5 रुपए नहीं देने, बल्कि जो जायज उजरत उस शख्स की बनती है वो आपको उसको पे कर देनी चाहिए। आगे चलिएगा। और वही दोबारा हमारे पास आ गया कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स कौन सी होती हैं, पढ़ के आए हैं, आगे चलिएगा। कंडीशंस क्लेमिंग वो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं कि कौन कौन सी कंडीशन है। हमने कहा जनाब कि ये तमाम रीइंबर्समेंट ऑब्लिगेशन, ये तमाम वही जो पीछे हमने अभी बातें पढ़ी कॉजी कॉन्ट्रैक्ट की। आगे चलिएगा जनाब, वही 5 बातें। इंटरेस्टेड पर्सन का जिक्र कर रहा है और इंटरेस्टेड पर्सन पढ़ के आए हैं, वही बात कर रहा है दोबारा से। आगे चलिएगा जनाब। पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, फिर वही रूल है, सिर्फ उसमें बंदों के नाम डाले हुए हैं। ये एग्जांपल्स आपके जुम्मे हैं 2-3 जिसमें कोई कहानी नहीं है, सिर्फ इंटरेस्टेड पर्सन की एग्जांपल की बात कर रहा है। और मैंने आपको बताया कि इंटरेस्टेड पर्सन में याद रखिएगा पेमेंट उसी वक्त होनी है जब कानून के मुताबिक वो शख्स लायबल हो पेमेंट करने के लिए। तो ज्यादातर यहाँ पर कानून की या गवर्नमेंट की ही पेमेंटों को हम कवर करके चलेंगे। ठीक है, आगे चलिएगा। फाइंडर ऑफ गुड्स की भी कहानी जो है वो अभी आपको पढ़ाई कि आपके पास क्या राइट है आपके पास। अच्छा, यहाँ पर ये थोड़ा सा क्वेश्चन मजेदार है। बेसिकली तौर के ऊपर मैं क्वेश्चन ये वाला पढ़ना चाहूंगा कि आपके पास क्या क्या चीजों का राइट है। कहानी वही है लेकिन उसके अल्फाज फर्क है। यास्मीन जो थी वो एक होटल फ्रेगनेंस में रही और उसके दरमियान जब वो वहां पर रही, वहां पर उसका एक ज्वेलरी का बैंड था, उसकी उसने एग्जीबिशन करवाई। जब वो होटल को छोड़ के जा रही थी तो क्या हुआ, हाउस कीपिंग स्टाफ ने एक प्रीशियस ब्रांडेड रिंग जो थी वो उनको एक ड्रॉर से मिली जो कि उन्होंने मैनेजर को दे दी। मीनवाइल उन्हीं दिनों के अंदर अहमद भी वहां पे ठहरा हुआ था और उसकी जो रिंग थी वो गिर गई थी और वो गिरने के बाद उसको वापस नहीं मिल सकी। होटल के मैनेजर ने यास्मीन को, जो कि रिंग का कांटेक्ट किया, बट शी हैड ऑलरेडी प्रोसीड ऑन अ एयर लॉन्ग टूर अननोन डेस्टिनेशन। अब जनाब यास्मीन जो थी वो वहां पे रही थी, उसने एग्जीबिशन किया था, वो वहां से चली गई थी। हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट को एक रिंग मिली थी जो कि उसके ड्रॉर में थी और वो उन्होंने मैनेजर को दे दी। अहमद उस होटल में रहता था, अहमद होटल में मौजूद था, उसने वो रिंग जो थी जो कि यास्मीन की होटल के मैनेजर के पास थी वो चोरी की और चोरी करके भाग गया। अब होटल का मैनेजर यास्मीन को राब्ता करता रहा चोरी होने से पहले, लेकिन यास्मीन के साथ राब्ता ना हो सका चूंकि वो तो होटल छोड़ के जा चुकी थी। सवाल पैदा ये हुआ, होटल के मैनेजर की जिम्मेदारियां क्या हैं और उनके पास राइट्स क्या थे। पहली बात, होटल के मैनेजर की जिम्मेदारी तो वही बेली वाली थी कि उसको यास्मीन की वो जो रिंग थी उसकी हिफाजत ऐसे करनी थी जैसे कि कोई बेली उसकी हिफाजत करता है। अहमद ने चूंकि चोरी की है तो अब
चोरी करने की वजह से अब चूंकि वो होटल का जो मालिक था या मैनेजर था, उसकी उसकी सेफ कस्टडी से अहमद ने चोरी की है। तो जैसे यास्मीन उस रिंग की मालिक थी, ऐसे ही होटल का मैनेजर भी देखा जाए तो उस वक्त उस चीज का कस्टोडियन था। अब वो उस शख्स अहमद के ऊपर चोरी का मुकदमा क्रिएट कर सकता है और उसे करना चाहिए। ये राइट्स हैं किसके? फाइंडर ऑफ गुड्स के। ये फाइंडर ऑफ गुड्स की लाइबिलिटीज हैं, सॉरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की उसकी हिफाजत करनी थी एज अ बेली, और दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की अगर वो चोरी हो गई तो उसको अब उस शख्स के ऊपर मुकदमा करना चाहिए, चोर की तलाश करनी चाहिए। उसके राइट्स क्या है? राइट्स ये हैं कि जो भी उसने यास्मीन को ढूंढने के लिए एक्सपेंसेस किए वो उसको मिलने चाहिए। अगर यास्मीन उस मुकदमे के पैसे या उसको ढूंढने के पैसे अदा ना करे तो वो उस रिंग को अपने पास रिटेन कर ले। और अगर उसके ढूंढने के चक्कर में उसका खर्चा उस रिंग से 2/3 वैल्यू से बढ़ जाए तो अब उस रिंग को बेचे, बेच के वो जो पैसे हैं वो रिकवर करे और बाकी पैसे जब कभी यास्मीन मिले उसको अदा कर दे। ठीक होगी बात जी? ये सब कहानी पीछे भी पड़ी हुई है, लेकिन पेपर के पॉइंट से एक अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में मल्टीपल टाइम इस तरह का क्वेश्चन आ चुका हुआ है। इसको इंपॉर्टेंट लिख लें अपनी किताबों पे। जनाबे वाला, यहां तक जो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटम मेरिट है ये एक चैप्टर हुआ करता था। तो कॉजी कॉन्ट्रैक्ट और क्वांटम मेरिट की बात यहां तक खत्म होती है। मैं फर्दर आगे बात करने से पहले चाहूंगा कि अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझसे अपना क्वेश्चन पूछे, फिर देखेंगे हमने क्या करना है आगे। जनाबे वाला, आपको अगर मेरी बात बिल्कुल समझ आ चुकी है तो थम्स अप कर दें। दिल, हार्ट, थम्स अप, आइसक्रीम सब चलता है। जजाकल्लाह खैर। ठीक है, इसका मतलब ये है कि बात आपको समझ आ रही है। मुझे वक्त बताइएगा, क्या वक्त हो गया, कितना वक्त रह गया है? 41। अभी 20 मिनट पड़े हैं। तो बेटा अभी टाइम तो बहुत पड़ा है, थोड़ी सी बात फिर अगली हम शुरू कर लें मेरा ख्याल है, ताकि अपने वक्त को हम इस्तेमाल कर लें बजाय वक्त ज़ाया करने के। क्या ख्याल है जी? जो जो लोग चाहते हैं कि हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल करें वो ज़रा थम्स अप करें। ये पैड़ी पैड़ी बूथियां ना बनाएं, मुझे थम्स अप करके दिखाएं। ठीक है, चलें। देखिए सिलेबस तो खत्म करना है, आपने याद करना है, आपकी तैयारी करनी है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो पूरा कर ही दूंगा। बेहतर है कि हम अपने वक्त को इस्तेमाल कर लें। हमने पहले भी हफ्ते में क्लासें 3 कर ली हैं 4 के बजाय, तो बेहतर है कि हम इसको अपने बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर लें। कोई बंदा हाथ खड़ा करके खत्म कर देता है, अगर क्वेश्चन है तो बेटा पूछ लें, नहीं तो मैं बात मैं शुरू करता हूँ। चले, कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर आते हैं बेटा। व्हाट डू यू मीन बाय द कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट? कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है टू डू, अच्छा, a contingent contract is a contract to do or not to do something if some even collateral to that contract does or does not happen. अगर कहता कंटिजेंट कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक शख्स कहता है कि मैं कोई काम करूंगा या कहता है कि मैं वो काम नहीं करूंगा अगर उससे अटैच, ये बड़ा अहम वर्ड है, कोलैटरल, उससे अटैच कोई इवेंट हो या ना हो। एग्जांपल देता हूं, आप अगर अपनी गाड़ी है और उसकी इंश्योरेंस कराते हैं, तो आपने जब गाड़ी की इंश्योरेंस करवाई तो इस गाड़ी की इंश्योरेंस को करवाते वक्त आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है वो ये कह के चलती है कि जनाब अगर इस गाड़ी को कोई नुकसान होगा तो मैं इसका नुकसान पूरा कर दूंगा। यानी कि अगर इस गाड़ी को नुकसान नहीं हुआ तो मैं नुकसान पूरा नहीं करूंगा, लेकिन अगर इस गाड़ी को नुकसान होगा तो मैं पूरा कर दूंगा, क्योंकि मैंने गाड़ी की इंश्योरेंस की है और गाड़ी के नुकसान को मैं पूरा करूंगा। हाँ, ये बात तय है कि गाड़ी का नुकसान होगा कि नहीं होगा ये मुझे अभी नहीं पता। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर हम पहले एक कोलैटरल या एक अपना मेन थीम डिस्कस कर लें और उस कोलैटरल अरेंजमेंट को सामने रखते हुए कहें कि अगर टू डू और नॉट टू डू, मैं काम करूंगा या नहीं करूंगा उस वक्त अगर उससे अटैच इवेंट होगा या नहीं।
अब जनाब इसकी एग्जांपल्स कौन सी हैं? कहता है जनाब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इसकी एग्जांपल है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी इसकी एग्जांपल्स हैं। इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट और गारंटी और इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इसकी एग्जांपल्स हैं। किसकी? कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट की। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हमारे पास दो पार्टीज होती हैं और वो दो पार्टीज जो हैं वो कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक दूसरे के साथ मुआहदा करती हैं और उनका मुआहदा जो होता है उसमें कोई इवेंट जो होता है उसको वो आपस में कोलैटरल कर देते हैं। वो इवेंट एक अनसर्टन फ्यूचर इवेंट होता है। अगर वो होगा तो मैं काम करूंगा, अगर नहीं होगा तो मैं काम नहीं करूंगा, या वाइस वर्सा। अगर वो होगा तो मैं काम नहीं करूंगा और अगर वो नहीं होगा तो मैं काम करूंगा। और फिर हैपनिंग या नॉन हैपनिंग डिपेंड करती है इस अनसर्टन फ्यूचर इवेंट के होने या ना होने के ऊपर। सो ये इसके एसेंशियल्स हैं दैट देयर मस्ट बी द परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस डिपेंड्स अपॉन हैपनिंग या नॉन हैपनिंग ऑफ सम फ्यूचर इवेंट। द फ्यूचर इवेंट इट मस्ट बी अनसर्टन and the future event must be attached to the contract, must be collateral to the contract. एग्जाम्पल्स हैं जनाब, जवेद ने कहा कि वो 50 मिलियन फरहान को देगा बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, लेकिन शर्त क्या है? कंस्ट्रक्शन आर्किटेक्ट अप्रूव करे। अब यहां पर हमने क्या कहा? कंटिंजेंट है, मैं तुम्हें पेमेंट उस वक्त करूंगा अगर आर्किटेक्ट इसको अप्रूव करेगा। फ्यूचर इवेंट है, मुझे नहीं पता आर्किटेक्ट अप्रूव करता है कि नहीं करता। अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव कर दी तो फिर मैं पेमेंट करूंगा और अगर आर्किटेक्ट ने अप्रूव ना की तो मैं पेमेंट नहीं करूंगा। और इसके अंदर जो कोलैटरल तुम्हारा एग्रीमेंट या कोलैटरल हमारा सब्जेक्ट है वो क्या है? हमारा कोलैटरल सब्जेक्ट जो है वो क्या है? अप्रूवल बाय द आर्किटेक्ट। ऐसी एग्जांपल है जी, कंटिंजेंट क्या नहीं होगा? उसने कहा मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगा तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए ऑन द टर्म्स के नो पेमेंट शैल बी मेड टिल द कंप्लीशन ऑफ वर्क। अब भाईजान ये कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ये बेसिकली टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज नॉट अ कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज अनसर्टन इवेंट। अब ये अनसर्टन तो नहीं है, इसलिए अनसर्टन नहीं है कि देखो ना, मैं आपसे ये कहूं कि तुम क्लास अटेंड करोगे तो मैं तुम्हें 50 रुपए दूंगा, तुम क्लास अटेंड नहीं करोगे तो मैं 50 रुपए नहीं दूंगा। बेटा ये अनसर्टन इवेंट नहीं है, तुम्हारे इख्तियार में है, तुम्हारे कंट्रोल में है। तुमने क्लास, मैं तुम्हें कहता हूं जी तुमने तैयारी करनी है, पढ़ना है 10 घंटे और सीए के लिए पेपर देने हैं, ये अनसर्टन इवेंट नहीं है। तो पढ़ना तुम्हारे इख्तियार में है, ये कंटिंजेंट नहीं है। तुमने पेपर देने हैं और अगर तुम पेपरों में पास हो गए तो फिर तुम्हें मैं गाड़ी दूंगा, पेपर में पास नहीं तो गाड़ी नहीं दूंगा। अब तुम्हारा काम है मेहनत करना, अच्छी तरीके से पढ़ना, अपनी बेस्ट एफर्ट करना। पेपर पास होना या ना होना वो तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, वो आई कैप के कंट्रोल में है। हो सकता है पेपर मुश्किल आ जाए, हो सकता है आई कैप को तुम्हारा लिखा पसंद ना आए, तो मेहनत अपने इख्तियार में। रब का काम है इंसान को माफ करना, रब से माफी मांगना मेरे कंट्रोल में है। मुझे हर वक्त रब से इस्तगफार करनी चाहिए, ये कंटिंजेंट नहीं है। रब माफ करेगा कि नहीं करेगा अच्छे की उम्मीद रखो, लेकिन भाई रब जानता है, ये रब है। नबियों ने सहाबा कराम ने गड़गड़ा के माफिया मांगी है, इसलिए कि रब के पास है इख्तियार। मेरे पास कोई इख्तियार नहीं है कि मैं रब को कहूं कि मुझे माफ करेगा, क्यों नहीं रब माफ करेगा? बेटा रब माफ करने वाला है, उसकी सिफ्त है माफ करना, लेकिन वो कंटिंजेंट रब के ऊपर है। हम इंसान का काम माफी मांगना है। तो इस दोनों मुआहदे में फर्क क्या है? यहां पर आर्किटेक्ट ने अप्रूव करना है, ये कंटिंजेंट इवेंट है, बंदे के इख्तियार में नहीं, आर्किटेक्ट के इख्तियार में है। यहां पर उस बंदे ने बिल्डिंग बनानी है, जो काम बंदे ने खुद करना है वो कंटिंजेंट नहीं होता। कहता जी कंटिजेंट और वेगर में क्या फर्क है? बेटा कंटिजेंट जो है और वेगर में फर्क यह है कि कंटिजेंट हलाल काम है, वेगर हराम है। वेगर कहते हैं जुए को, वेगर किसे कहते हैं? जुए को। उसने कहा जब दो शख्स आपस में एक दूसरे के साथ मुआहदा करें, 2 पर्सन अंडर विच मनी और मनी वर्थ इज पेएबल, और वो पैसे कैसे दिए जाएंगे? बाय 1 पर्सन टू अनदर। कब? एक इवेंट होगा, एक फ्यूचर का अनसर्टन इवेंट होगा तो हम पैसे देंगे, और फ्यूचर का अनसर्टन इवेंट नहीं होगा तो पैसे नहीं देंगे। अब यहां पे लगता क्या है? हैपनिंग या नॉन हैपनिंग डिपेंड अपॉन फ्यूचर इवेंट। तो हम कहते हैं पैसे देंगे अगर बारिश हुई, पैसे नहीं देंगे अगर बारिश ना हुई। लेकिन पुत्र इसमें एक चीज मिसिंग है जो वेगर और कंटिंजेंट को डिफर करती है, वो क्या है? कोलैटरल इवेंट। ओ भाई इसमें कोलैटरल इवेंट मेरे कंट्रोल का इवेंट है ही नहीं। कंटिंजेंट जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट था उसमें कोलैटरल इवेंट था, वो कोलैटरल इवेंट वहां पे मौजूद था। उधर तो काम ही कोई नहीं, बारिश होगी तो 1000 रुपया दूंगा, बारिश नहीं होगी तो 1000 रुपया नहीं दूंगा, ये सीधा जुआ है। इसमें तो कोई काम कर ही नहीं रहे, कोई अंडरलाइन ट्रांजैक्शन ही नहीं है। मतलब मैं जब इंश्योरेंस कर रहा था तो कह रहा था कि ये गाड़ी है, मैंने इंश्योर की है, गाड़ी लगेगी तो तेरा नुकसान पूरा करूंगा। ये तो जुआ नहीं था। बेशक वो इवेंट मेरे कंट्रोल में था, लेकिन एटलीस्ट एक कोलैटरल, एक अटैच्ड इवेंट मौजूद था वहां पे। लेकिन ये कह देना कि भाई हमीद दी गड्डी वजी ते पैसे दूंगा, हमीद दी गड्डी ना वजी पैसे नहीं दूंगा, ये तो जुआ है सीधा। हमीद आप है ही नहीं, ताल्लुक कोई नहीं। अपने घोड़े को भगाना और जीतना और इनाम रकम हासिल करना ये जुआ नहीं है।
किसी के घोड़े पे आपने शर्त लगाई हुई है, तो ये तो जुआ है ना भाई। तो उसने कहा वेगर जो होता है, वेगर वाइड होता है, जो वाइड एग्रीमेंट होता है उसके अगेंस्ट ना तो वो इवेंट और ना वेगर से रिलेटेड कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो एक्सेप्टेबल है। वेगर और कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट में बड़ा माइन्यूट सा डिफरेंस है। वेगर जो ऐसा आपका इवेंट होता है जिसके अंदर किसी किस्म का कोई अटैच या कोलैटरल इवेंट नहीं होता, वो एक हवा से उड़ती हुई चीज के ऊपर जुआ लगा के बैठे होते हैं। तुसी पाकिस्तान बैठे हो, पाकिस्तान जाके उत्थे वेस्ट इंडीज खेड रहा वा, बॉलिंग कराने वाला जिहड़ा वा मतलब कि एम्बरोज आ, खेडन वाला जिहड़ा वा कोई होर खिलाड़ी आ, ये चौका मारेगा तेन 1000 रुपए दूंगा, कोई चौका मारे ना मारे तेरा कोई ताल्लुक ही नहीं होता ना। तो भाईजान ये जुआ है। कहता जनाब हबीब ने कहा अरसलान को कि वो रेफ्रिजरेटर जो है उससे खरीद लेगा अगर अगर अरसलान 80,000 रुपए का उसे खरीद लेगा इफ अगर हबीब ने कोई शर्त जीती। अब हबीब शर्त जीतेगा तो मैं फिर उससे रेफ्रिजरेटर खरीदूंगा, और शर्त वैसे ही हराम है। अगर शर्त हराम है तो शर्त के साथ ही जो 80,000 का मुआयदा अटैच किया हुआ है ये भी हराम है, ये भी इलीगल है। तो उसने कहा जनाब वेगर का एग्रीमेंट जो है वो वाइड होता है। ये हमारी आज की आखिरी स्लाइड है, फिर अगर किसी का क्वेश्चन होगा लेता हूं। पहली बात कंटिंजेंट और इसमें क्या फर्क है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर वैलिड और वेगर जुआ वाइड होता है। कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज होती हैं वो उस मुआहदे के साथ इंटरेस्टेड पार्टीज होती हैं, जबकि जुए के अंदर उस मुआहदे में इंटरेस्टेड कोई नहीं होती, उनका नफा नुकसान सिर्फ और सिर्फ विनिंग और लूजिंग के साथ होता है। कंटिंजेंट का इवेंट जो है अनसर्टन होता है और कोलैटरल होता है, जबकि यहां पे सिर्फ और सिर्फ इवेंट अनसर्टन होता है। और रेसिप्रोकल प्रॉमिस है। रेसिप्रोकल प्रॉमिस क्या होता है कि अगर हो गया तो करूंगा, नहीं हुआ तो नहीं करूंगा। यहां पर रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो भी सकता है और रेसिप्रोकल प्रॉमिस नहीं भी हो सकता। तो भाईजान जुए के अंदर और कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा फर्क क्या हुआ, जो आपको ये वाली बात कि उनके यहां जब मुआयदा किया जाता है तो उस मुआयदे के साथ उनका उस चीज के साथ भी कोई ताल्लुक या कोई इंटरेस्ट होता है, उस चीज के साथ भी उनका कोई रिश्ता या कोई उनका चीज जुड़ी होती है। मेरी गाड़ी है और मेरी गाड़ी के अगेंस्ट मैं बात कर रहा हूं कि उसको नुकसान पहुंचेगा तो मेरा नुकसान पूरा कर देना। यहां पर किसी का घोड़ा, किसी दी रेस, किसी का जितना तू थे पैसे लाकर बैठा हुए हैं, तो इसमें ये जुआ है और बेगर हराम है। जबकि कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल हमने इंश्योरेंस की पढ़ ली, बाकी एग्जांपल्स हम आगे वक्त आने पे पढ़ेंगे। तो यहां पर मैं आज की लेक्चर कंक्लूड करूंगा। किसी का अगर क्वेश्चन है तो रेज हैंड करें, नहीं तो फिर हम बात खत्म कर देंगे। किसी ने बीच में रेज हैंड किया था, मैंने उस वक्त बात नहीं की ताकि मैं बात पूरी कर लूं। जनाबे वाला अली 315 रोल नंबर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये लेक्चर अपलोड करवा दीजिएगा, लाइट तो ऑफ थी। लेक्चर अपलोड करवाना है ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। उस्मान जावेद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कोलैटरल इवेंट का बता दिए एक बार। बेटा कोलैटरल इवेंट का बताया कि मेरी गाड़ी है और मैंने उसकी इंश्योरेंस कराई है। तो यहाँ पे अब गाड़ी क्या है, मेरी गाड़ी। जी सर। मैंने अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस कराई है, तो मेरी 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 इंश्योरेंस के साथ नुकसान पूरा या ना करना तो अलग मसला है, लेकिन वो चीज तो मेरी है ना, उसका मुझसे कोई ताल्लुक तो है ना, वो मेरी गाड़ी तो है ना। मेरी गाड़ी का नुकसान होगा तो आप पूरा कर देंगे, मेरी गाड़ी का नुकसान नहीं होगा तो मत पूरा कीजिएगा। तो नुकसान का होना या ना होना मेरे कंट्रोल में, लेकिन गाड़ी समथिंग विच इज अंडरलाइंग कोलैटरल ट्रांजैक्शन। अगर मैं आपके साथ जुआ लगा लूं कि भाईजान वो मजीद की टांग टूट गई तो 1000 रुपया देंगे, नहीं टूटी तो नहीं देंगे, तो फिर ये तो मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं ना, मेरा कोई एसेट ही नहीं, मेरा कोई उसके साथ चीज ही नहीं। हम तो सिर्फ जीतने और हारने के लिए खेल रहे हैं। हम किसके लिए खेल रहे हैं, जीतने और हारने के लिए। हमारा उस एसेट के साथ या हमारा कोई कोलैटरल अरेंजमेंट, उस किसी भी अंडरलाइंग एसेट या किसी भी अंडरलाइंग अरेंजमेंट का मुआयदा कोई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हम सिर्फ जीतने और हारने के लिए खेल रहे हैं, तो उसको हम जुआ कहते हैं। ओके जी सर, थैंक यू। थैंक यू। अली ने मेरे पहले बात पूछ ली हुई है, अभी तक उनका रेज हैंड है। एनीवे जी, थैंक यू जी, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह ताला। अब हम अपनी क्लास नेक्स्ट अपने स्केड्यूल में करेंगे और हम अब इंडेमनिटी और गारंटी को लेकर चलेंगे। थैंक यू जी।